गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी राज्य स्थापित करती है इस अध्याय की समीक्षा करेंगे। और इस अध्याय में देखेंगे कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब यह आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे और उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। जब उनकी 1707 में मृत्यु हो जाती है तब सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और वो खुद को स्वतंत्र करके अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। उन्होंने 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई शक्ति भी उभरने लगी थी। अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, लेकिन बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो यह उनकी एक स्ट्रेटेजी थी या उनकी एक पद्धति थी जिस पद्धति के अनुसार उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी की हुई थी और औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं था कि जो अंग्रेजों के साथ खड़े होकर लड़ सके, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व अभी भी बना हुआ था। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह होने लगा तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही गोली से मार डाला। और वाणिज्य की हम बात करें, एक ऐसी व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदी कर लिया जाता था और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था, तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक यह शब्द इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं तो इसकी हम बात करते हैं यहाँ। और यहाँ एक स्वाध्याय दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों को बनाना है अपने को। तो दीवानी कौन? दीवानी शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चन्नम्मा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दीवानी का मतलब होता है कि जो राजस्व वसूल करने का अधिकार, तो आप इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। शेर ए मैसूर जो थे वो टीपू सुल्तान थे। फौजदारी अदालत है जो फौजदारी अदालत, तो यहाँ आप इसको ही मैच कर सकते हैं। रानी चेन्नम्मा है तो ये कित्तूर की एक रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही को हम हिंदी में सिपाही बोलते हैं तो अंग्रेज उसको सिपाही बोलते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स है, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से ये मैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक रिक्त स्थान भरना है, ये प्रश्न दिया गया है आपको, यहाँ भरना है। जैसे कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत वो प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, तो आप प्लासी यहाँ लिख सकते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान यह मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं। और मराठा रियासत मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी, तो इसके ये आंसर आप लिख सकते हैं। सही या गलत आपको बताना है, जैसे कि आपको पूछा गया है यहाँ। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था, ये गलत है। 18वीं सदी में और कमजोर हो गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाले एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है क्योंकि एकमात्र नहीं थी, इसके साथ साथ अलग अलग कंपनियां भी थी। तीसरा है महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, बिल्कुल सही है। और चौथा है अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये गलत है क्योंकि बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो गई थी? इसको निम्नलिखित हम कारण बता सकते हैं कि जैसे कि यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी और इसीलिए यूरोपियन कंपनी भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। दूसरा कारण बता सकते हैं, इनके अलावा वहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़्यादा मांग हो रही थी और इसीलिए उस मांग की पूर्तता करने के लिए यह यूरोपियन कंपनियाँ, यूरोपियन व्यापारी भारत की ओर आ रहे थे। तीसरा बता सकते हैं हम, यहाँ सस्ते दाम कीमतों पर वस्तुएं खरीदी कर उसे महंगे दामों पर बेच देते थे, जिससे अधिक मुनाफा होता था और इस मुनाफे के कारण ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। पांचवा प्रश्न है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? जैसे कि पहला कारण है कि बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया था, ये पहला विवाद का कारण बन गया। दूसरा है व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते थे और इसीलिए कंपनी इस तरह से उनके बीच संघर्ष हो रहा था।
तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया था और इसीलिए कंपनी उनसे नाराज़ थी। उनके किलीबंदी को बढ़ाने के लिए भी रोक दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स चुकाने के लिए भी कहा गया था, जो टैक्स तो चुकाने को तैयार नहीं थी। अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी थी। नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया था और इस तरह से इसी कारणों की वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद होते रहे थे। छठवां प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला कारण है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर वर्चस्व निर्माण हो गया और उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था और इसीलिए पूरे के पूरे आर्थिक स्वरूप के जितने भी अधिकार थे वो उनके हाथ में आ गए थे। और दीवानी मिलने के बाद कंपनी को ब्रिटेन से सोना या चांदी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी काम से उनको इसी कमाई से उनको कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीदी कर सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी, अपने फौजों का या अपने अधिकारियों का वेतन दे सकती थी। कलकत्ते में किले व दफ्तरों का लागत भी उठा सकती थी। इस तरह से कंपनी को बहुत ही फायदा पहुंच चुका था। सातवां प्रश्न की हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो यहाँ हम बता सकते हैं कि पहला कारण था कि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जितने भी बंदरगाह थे उससे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था, जो कंपनी के लोग बाहर भेजते थे। दूसरा कारण बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध प्रस्तावित कर लिए थे, उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी करने की कोशिश की थी और उसी में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन होते थे। टीपू सुल्तान से स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया गया था और इसीलिए कंपनी और टीपू सुल्तान में संघर्ष बढ़ता जाता है। चौथा कारण हम बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देता था और अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी के साम्राज्य विस्तार या व्यापार विस्तार करने में उनको बाधा आ रही थी और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। यह प्रश्न पूछा गया है कि सब्सिडियरी अलायंस, जिसको सहायक संधि बोलते हैं, उसकी व्याख्या करना है कि इसमें सिंपल भाषा में अब हम बोल सकते हैं कि जो रियासत इस बंदोबस्तों को मान लेते थे उसे कंपनी या अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं मिलता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक उस रखरखाव के लिए रकम देने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनको अपना इलाका कंपनी के कब्जे में या कंपनी को देना पड़ता था। तो इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस की कुछ संधि या कुछ शर्तें थी। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो इसका भी जवाब हम लिख सकते हैं कि जैसे कि पहला है कि भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक एवं राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, लेकिन ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी, जैसे कि और उसका गवर्नर मुखिया होता था। तो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी नाम के, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी जैसे इलाके उन्होंने बनाए थे। तो दूसरा भी हम बोल सकते हैं कि 1772 से जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की उन्होंने स्थापना की थी। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया गया था। इस तरह से कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से बिल्कुल भिन्न था। 10वां प्रश्न हम है कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करना है कि जैसे कि कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की ज़्यादा बहाली की। इन सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। उनको आधुनिकतम स्वरूप से या आधुनिक तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया गया। इन सैनिकों को नए एवं अत्याधुनिक हथियारों से जैसे मस्केट तथा मैचलॉक जैसे बंदूकों से सुसज्जित किया गया। कंपनी ने अपने तोपखानों को अत्याधुनिक किया और भी छोटे मोटे बदलाव किया। तो इस तरह से संघर्ष जब भी परिस्थिति निर्माण हो जाती थी तो यह सैनिक उस संघर्ष में निपटने के लिए बहुत ही माहिर हो जाते थे।
और भी क्वेश्चन है कि यहाँ अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताना है, कि जैसे कि यहाँ औरंगजेब था। मुगल साम्राज्य को क्यों कमज़ोर पड़ गया, तो इसका भी कारण है कि जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नर अपने को क्षेत्रीय राज्यों के रूप में या स्वतंत्र राज्यों के रूप में घोषित करने शुरू कर दिए थे, और इस तरह से क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना होने के कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में लंदन में हुई है। पूर्व के साथ व्यापार करने के चार्टर कंपनी को किसने दिया था, तो यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई थी, सबसे पहले आने वाली वो जो है पुर्तगाली है, क्योंकि 1498 में वास्को दी गामा भारत में आया था। किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब, पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था, तो ये गोवा में उनका अड्डा था। यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन कौन सी थी, तो सूती, रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि जैसी वस्तुएं वो यूरोपियन मार्केट में, यूरोपीय बाजारों में ज़्यादा मांग होती थी। पहली फैक्ट्री जो अंग्रेज फैक्ट्री बोलते हैं, जिसको स्थापित कब और कहाँ की गई थी, जैसे कि पहली फैक्ट्री है वो 1651 में हुगली नदी के तट पर की गई थी, जो कलकत्ता में। फैक्टर किसे कहते थे, तो कंपनी के जो व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो ये फैक्टर का मीनिंग हो गया। यहाँ पूछा गया है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो गई, तो ये हम देख चुके हैं 1651 में हुगली नदी के किनारे। फरमान का अर्थ होता है कि एक शाही आदेश होता है, जैसे कि मुगल लोग अपना आदेश जब देते थे तो उसको फरमान कहा जाता था। बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो नवाब थे मुर्शिद कुली खान। बंगाल का आखिरी नवाब कौन था, तो वो थे नवाब सिराजुद्दौला, जो बक्सर की लड़ाई में हार गए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का नाम किस तरह से पड़ा है, तो प्लासी का नाम है कि जैसे ये पलाशी, एक्चुअली उसका नाम था पलाशी, और जिसे अंग्रेजों ने उसको बिगाड़ कर, मतलब मिस प्रोनाउंसिएशन अपभ्रंश होकर बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलाश के पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं, ये फूल होते हैं, उसके कारण इसको पलाशी या प्लासी कहा गया है। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई, तो अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई है। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई है 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी, तो वो 1743 में आया था, मद्रास आया था, और उसकी उम्र तब 18 साल की थी। विलय की नीति शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी ने। पलाशी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस जंग के कारण ही भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई थी, और वही उनके लिए एक साम्राज्य विस्तार करने के लिए अवसर मिला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की हार हो गई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये मैसूर का शासक था। नवाब बनने का क्या मतलब था, कि नवाब बनने का मतलब था कि अंग्रेजों की गुलामी करना, सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी 4 मई 1799 जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हो गई थी, उस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए थे। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना गया, तो वो 1782 में। काजी का अर्थ होता है कि वह एक मुसलमान न्यायाधीश होते हैं, तो उनको काजी बोलते हैं। विलय नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था, कि यह सिद्धांत इस आधार पर था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये हो गया विलय नीति का सिद्धांत। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था, तो ब्रिटिश लोगों ने अपने राज्य को जो प्रशासकीय इकाइयों में बांटे थे उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो उस समय प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और बम्बई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1839 में। महाभियोग किसे कहते हैं, कि जैसे कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, तो उससे कहते हैं महाभियोग। भारत में भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन जो संवैधानिक बड़े बड़े पदों पर होते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है, तो वो भी चलाई जा सकती है।
हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब जारी हुआ, तो वो 1789 में मुकदमा जारी हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स कब इंग्लैंड लौटा, तो वो 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जब उनको जवाब देना पड़ा। बाद में उससे उनको बरी किया गया है, लेकिन बाद में 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। रानी चेन्नम्मा कौन थी, वो रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में जेल में हुई। और रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसी हुई, तो जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश की तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे और इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ लिया था। यहाँ प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य ये था कि भारत में व्यापार करना। यूरोप के बाज़ारों में किन किन भारतीय वस्तु की मांग थी, तो सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र, इसके साथ कुछ मसालों पदार्थ थे जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसे मसालों की ज़बरदस्त मांग होती थी। वाणिज्यिक शब्द का अर्थ है कि ये हम पहले देख चुके हैं कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदी करना और ज़्यादा कीमत पर बेचना, इस जरिए उनको मुनाफा मिलता था। इसको एक वाणिज्यिक या वाणिज्य कहते हैं या व्यापार कहते हैं। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाके को अपने कब्जे में लिया था, जैसे कि यहाँ बता सकते हैं कि हम गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली ने उस समय के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो इस तरह से सहायक संधि के आधार पर बहुत सारे भारत के राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिए गए थे। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।